तो बच्चों में आपको फर्क समझा रहा था राशनिंग में, और एक टर्म होती है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, हाँ। तो बच्चों मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मैंने आपको समझाया था कि 4 सेक्टर हमारे इकोनॉमी में होते हैं, सबको पता है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 होते हैं, हम पढ़ के आए अच्छे से। मुझे बता दो, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को भी तो कैटेगरीज में बांटा गया है ना? यस और नो? बताया था मैंने। यस सर। कौन कौन से होते हैं भाई, कौन बताएगा? अरे बहुत सीधा आंसर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आते हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग करने वाले, सेकेंडरी सेक्टर में आती है इंडस्ट्रीज, और टर्शरी सेक्टर में आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस सेक्टर कहते हैं उसको। ये 3 सेक्टर हैं मेनली। इन तीनों की ही यहाँ पे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में बात होती है। अगर गवर्नमेंट को ये तय करना है, देखो बच्चों एक बहुत सीधा फंडा है, हमारी कंट्री का जो जीडीपी होता है ना, उस जीडीपी का एक कंपोजिशन होता है। हर बार अगर तुम टीवी देखोगे, जब बजट वगैरह आता है, तो तुम्हें पता लगेगा कि जीडीपी का कितना परसेंट कौन से सेक्टर से आता है। भाई प्राइमरी सेक्टर से इतना परसेंट आ रहा है, जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर से 50% आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से 30% आ रहा है, और टर्शरी सेक्टर से 20% आ रहा है। अब आपके दिमाग में ये आया है कि यार प्राइमरी सेक्टर से जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा जीडीपी जनरेट हो रहा है, तो हमें बढ़ावा देना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर जिसको कहते हैं। तो आप इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करोगे कि आप सेकेंडरी सेक्टर को ज्यादा लोन दिया करोगे, आप क्रेडिट को ट्रांसफर कर दोगे, क्रेडिट का डायरेक्शन बदल दोगे आप किसकी तरफ? सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। तो सेकेंडरी सेक्टर को अगर आप लोन ज्यादा देना स्टार्ट करोगे, तो बच्चों ये जो क्रेडिट है, ये सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली आप किसको दे रहे हो? स्पेशली सेकेंडरी सेक्टर को। इसी को कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जब स्पेशली किसी सेक्टर को लोन दिया जाए, या स्पेशली किसी सेक्टर की तरफ क्रेडिट को डाइवर्ट कर दिया जाए, उसको कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और राशनिंग में क्या होता है भाई? राशनिंग में क्रेडिट डाइवर्ट नहीं हो रहा है, क्रेडिट का कोटा फिक्स हो रहा है। देखो दोनों में फर्क है। राशनिंग के अंदर क्रेडिट का कोटा फिक्स हो रहा है। कोटा फिक्स होके क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाया या घटाया जा रहा है, ठीक है, वहां पे ये हो रहा है। लेकिन अगर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की हम बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे पूरे पूरे सेक्टर्स की बात हो रही है। अब जैसे बच्चों ये इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, अभी तुम लोग पढ़ोगे जब हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी एक इंडस्ट्री होती है जिसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई बोलते हैं इसको। नाम सुना है किसी ने पहले? लघु उद्योग कहते हैं हिंदी में इसको। हम बहुत नाम सुनते हैं, यस हमारे पीएम भी बार यस बार बोलते हैं, इसका जिक्र करते हैं, है ना? यस सर। तो बच्चों इनको ज्यादा जरूरत होती है सपोर्ट की, और इनको ज्यादा लोन चाहिए होता है। तो कई बार सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करके आरबीआई क्या बोल देता है बैंकों से कि भाई हमने कहा है ना कि भाई आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई आता है तो उसको लोन ज्यादा देना है, मतलब ज्यादा देना है, और अगर कोई एग्रीकल्चर के लिए आता है तो कम देना है। ऐसा अगर कह दिया गया है, तो फिर ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, ठीक है? ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, ठीक है? ये याद रखना। इसमें पूरे पूरे सेक्टर्स की बात होती है, और कोटा की बात नहीं हो रही है, क्रेडिट को डाइवर्ट किया जा रहा है। राशनिंग के अंदर कोटा फिक्स कर दिया जाता है, और पर्टिकुलरली बिजनेस एक्टिविटी की बात होती है। और खास तौर पे राशनिंग क्यों की जाती है? स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज को कम करने के लिए राशनिंग की जाती है। क्या दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया सभी को? यस और नो? यस सर। अब देखो यस सर। भाई, हर बुक की कमी यस होती सर। है। ये राशनिंग वाला जो टॉपिक है ये तुम्हें मिलेगा कहाँ पे? जो बुक है वीके ओरी, वहां पे। जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है वो तुम्हें मिलेगा कहाँ पे? संदीप गर्ग में। संदीप गर्ग में तुम्हें ये राशनिंग मिलेगा ही नहीं। तो हर बुक की एक कमी होती है। और बच्चों ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, ये आपके कंप्लीट बना रहा हूँ, दोनों कवर करते हुए। तो देखो मैंने दोनों में डिफरेंस भी समझा दिया। डिफरेंस कहीं था ही नहीं, पूरी बुक में कहीं नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया डिफरेंस क्या है ना? तो इन नोट्स को कंप्लीट मानते हुए अच्छे से इनको लर्न कर लो, इससे आगे कुछ भी नहीं है, ये सबसे कंप्लीट है, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। लास्ट एंड छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, ये है मॉरल सुएशन। अब ये मॉरल सुएशन क्या होता है? मॉरल सुएशन का मतलब है नैतिक दबाव बनाना, कि आप एथिकल वैल्यूज का दबाव बनाते हो किस पे? बैंकों पे। एक मिनट बच्चों, गेट लगा दो, ये कचरे वाले बहुत परेशान करते हैं।
ये भी इनका अलग ही गाना है, शुरू हो जाते हैं और पूरी गली को हिला देते हैं। चलो, मॉरल सुएशन। बच्चों ये कुछ भी नहीं है। देखो हमने दो तरीके पढ़ लिए ना, हमने दो चीजें पढ़ी है। आरबीआई डायरेक्टली भी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर सकता है और मनी कंट्रोल कर सकता है, और इनडायरेक्टली भी कर सकता है। लेकिन एक है बीच का रास्ता। बीच का रास्ता क्या है भाई? आरबीआई सिर्फ उनसे बोलेगा कि भैया तुम समझदार हो, है ना, हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, हम कोई रूल नहीं बना रहे, हम कोई रेगुलेशन नहीं बना रहे, सिर्फ हम डायरेक्शन दे रहे हैं आपको। ठीक है, सिर्फ हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, हम आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई लोन कम कर दो या लोन बढ़ा दो। अब आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अगर पिताजी प्यार से समझा रहे हैं, वो चाटा नहीं मार रहे और सलाह दे रहे हैं, तो सलाह में मान जाओ। अब तुम लोग मेरे को बता दो, अगर पिताजी प्यार से समझाएं और सलाह कोई ना माने, तब पिताजी क्या करेंगे? सप्लाई कर देंगे। तब आपकी सुताई हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप बात उनकी एडवाइस मान लेते हो, तो फिर आपकी सुताई नहीं होगी। बहुत सीधा फंडा है। इसी तरह से बैंकों के साथ भी होता है। अगर कमर्शियल बैंक मोरल एडवाइस मान लेते हैं, है ना, मोरल सुएजन। बच्चों ये सुएजन जो वर्ड है ना, ये आया है परसुएशन से। ये एक वर्ड होता है परसुएट करना, किसी को प्यार से मनाना। मान जा रे, मान जा, मान जा, मान जा, ऐसे प्यार से मना, है ना। तो ये प्यार से मनाते हैं और मोरल वैल्यूज का हवाला देके मनाते हैं कि देखो हम जिम्मेदार नागरिक हैं, आप भी जिम्मेदार नागरिक हो, आपका ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको बता रहे हैं कि मनी ज्यादा मार्केट में हो रही है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, पिताजी रिक्वेस्ट नहीं करते, हम आपको एडवाइस देते हैं प्यार से कि आप लोन कम कर दो, हम आपको प्यार से सलाह देते हैं। बैंक मान जाते हैं इसमें तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उन पे प्रेशर बनाया जाता है। याद रखना, ये मोरल सुएजन जो है, ये दोनों के बीच का रास्ता है। मतलब थोड़ा सा इसमें डाटा भी जाता है, थोड़ा कड़क के आप सलाह देते हो सामने वाले को, और सामने वाला मान भी लेता है, एडवाइस दी जाती है जिसमें मोरल वैल्यूज भी होती है, जिनका प्लस नेगेटिव दोनों पॉइंट बताए जाते हैं। मानोगे तो ये होगा, नहीं मानोगे तो ये होगा, लेकिन बता प्यार से ही रहो आप अभी भी। तो देखो मोरल सुएजन जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? परसुएशन का, प्यार से मनाने का, और प्रेशर का। ठीक है, डांटने डपटने और प्यार से मनाने, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, और बैंकों को इसमें सलाह दी जाती है। एक बार पहला पैराग्राफ पढ़ ले। इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू कमर्शियल बैंक्स बाय आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। द बैंक्स आर एडवाइज्ड टू रेस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। बैंकों को एडवाइस दी जाती है, सिर्फ आरबीआई एडवाइस देता है, भैया इन्फ्लेशन चल रहा है, लोन कम दो, लोन कम दो, लोन कम दो। अब अगर इसमें मान जाते हैं कमर्शियल बैंक, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, आरबीआई को पता लग जाएगा, और पिताजी खुश हो जाएंगे, बोले यार बच्चा सलाह मानता है, इसको आगे सलाह ही देंगे, हम मारेंगे नहीं कभी भी। लेकिन अगर आप गड़बड़ कर देते हो, तो फिर आपके ऊपर कड़ाई से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे। ठीक है, एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। और अगर डिफ्लेशन वाली सिचुएशन है, तो आपको आरबीआई बोलेगा कि जाओ लिबरल हो जाओ, खूब दिल खोल के लोन दो, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये सलाह दी जाती है, सलाह है। और मोरल सुएजन जो है, याद रखना, ये बीच का रास्ता है। किसके बीच का रास्ता है? परसुएशन एंड प्रेशर, दोनों के बीच का ये एक रास्ता है, जो बैंक जनरली मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं मानते, मान लेते हैं। लेकिन कुछ नालायक बैंक है जो नहीं मानते हैं, तो फिर सबके लिए फिर कॉमन रूल बनाना पड़ता है। और फिर जो हमने इसके पहले 8 चीजें पढ़ी है, वो 8 चीजें बैंक को करनी पड़ती है। ठीक है, क्या सभी को मतलब समझ में आ गया इसका? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो ठीक यस है। सर। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा? क्रेडिट कंट्रोल। और पता है क्रेडिट कंट्रोल खुद एक पॉइंट था। किसका पॉइंट था बताओ? बैंक के। आरबीआई के फंक्शंस का। बच्चों इस चैप्टर में हमने दो तरह के बैंक पढ़े। पढ़े या नहीं पढ़े बताओ? मैं एक बार बता रहा हूं इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या हम लोगों ने, ताकि टॉपिक्स तुम्हें क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा बैंकिंग, बैंकिंग क्या होती है। फिर हमने पढ़ा बैंकिंग के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कमर्शियल बैंक्स, और दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल बैंक। हमने पहला हाफ इस चैप्टर का पढ़ा था जिसमें कमर्शियल बैंक पढ़े थे। कमर्शियल बैंक में क्या क्या पढ़ा भाई हमने? कमर्शियल बैंक में सबसे पहले पढ़ा भाई इसका हमने मीनिंग। उसके बाद हमने पढ़ा भाई इसका फंक्शंस। फंक्शन सभी को याद होंगे, हमने पढ़े थे बहुत डिटेल में।
प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो फंक्शन ही था एक तरह से, ये मान लो, वो था बच्चों क्रेडिट क्रिएशन, पैसे से पैसा बनाना, और वो भी कमर्शियल बैंक करते, तो हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में। ये 3 टॉपिक हमने पढ़े थे कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल बैंक पे हम लोग आए, तो बच्चों सेंट्रल बैंक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले सेंट्रल बैंक का मीनिंग पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक आ गया फंक्शंस ऑफ आरबीआई या फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बच्चों मुझे बताओ सेंट्रल बैंक के कितने फंक्शन पढ़े हमने टोटल, बताओ। 4 तो नहीं बेटा, सेंट्रल बैंक के टोटल हमने 7 फंक्शंस पढ़े, जिसमें पहला फंक्शन क्या था, कोई बताएगा मेरे को? बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी। वेरी गुड, मतलब इशूइंग अथॉरिटी होता है। चलो मैं एक बार दिखाई देता हूं तुम्हें, यहाँ पे था, ये रहा, ये रहे भाई फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये हमने पढ़ा था। बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी, ये इशूइंग अथॉरिटी होती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि 3 रोल होते हैं भाई सेंट्रल बैंक के, एजेंट भी होता है ये, बैंकर भी होता है, और फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है, गवर्नमेंट को सलाह भी देता है। तीसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ठीक है, ये बैंकों का बैंक है, बैंकों पे कंट्रोल भी करता है और बैंकों पे सुपरविजन भी करता है, देखरेख भी करता है, निगरानी भी करता है कि भाई कहीं बैंक किसी रूल्स को तोड़ तो नहीं रहे। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज को ये कस्टडी में रखता है, और इंडिया में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशंस है वो भी यही बनाता है। और मैंने तुम्हें बताया था, किसको याद हो तो, कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सिस्टम चलता है, कौन सा सिस्टम बताया था मैंने, मनी एक्सचेंज सिस्टम जो चलता है, जो रेट तय करने वाला सिस्टम चलता है, वो इंडिया में कौन सा चलता है, मैंने बताया था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जबकि एक तो होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है स्टैंडिंग, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा चलता है, हमारे यहाँ फ्लोटिंग चलता है, बीच का रास्ता है ना, ये मैंने समझाया था तुम्हें। और वो भी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही ये बनता है। उसके बाद क्लियरिंग हाउस फंक्शन हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में, कि भाई ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। एक बैंक दूसरे बैंक के ड्यूज को कैसे क्लियर करता है, रिसीवेबल्स को कैसे रिसीव करता है, और ये सब बीच में एक रोल होता है आरबीआई का, उसके जरिए होता है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये हमने पढ़ा था, डूबते को तिनके का सहारा, जिसको कोई लोन नहीं देगा उसको कौन लोन देगा, उस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे लास्ट पॉइंट था क्रेडिट कंट्रोल, ये 7वां पॉइंट था क्रेडिट कंट्रोल, जिसके अंदर 9 पॉइंट और थे, और उन 9 में से भी बच्चों 6 पॉइंट तो कौन से थे, हमने क्लासिफाइड किया था क्वांटिटेटिव, और 3 पॉइंट कौन से पढ़े हमने, क्वालिटेटिव। एक और चाहो तो इसमें सेलेक्टिव क्रेडिट ऐड कर सकते हो, चौथा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, वो सेम किसकी तरह, राशन की तरह, बस मैंने फर्क समझा दिया तुम्हें, लेक्चर देख लेना पता पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये बेटा मैंने समराइज कर दिया पूरे चैप्टर को। ये पूरे चैप्टर में हमने कमर्शियल बैंक्स पढ़े थे और फिर सेंट्रल बैंक पढ़ा। कमर्शियल बैंक्स में क्या था, एक बार तुम्हें स्लाइड्स दिखा दूं अगर मैं जल्दी जल्दी, तो तुम्हें याद आ जाएगा। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने देखा था यहाँ पे इंडियन बैंकिंग, एक मिनट रुको, एक तो मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने दो, जो अभी है सिर्फ उसी को ये फायदा होगा और किसी को ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। एक मिनट, रिकॉर्डिंग कर दी जाए।